पाकिस्तान की कौम तो जो सी है, हम ना कभी पहले झुके थे ना अब आइंदा कभी झुकेंगे। हम सबसे पहले अल्लाह के बाद अपने ऊपर रिलाय करते हैं। दुनिया में जितने ममालिक हैं, ऑल कंट्रीज हैव बिगर चैलेंजेस। क्या उसका हल ये है कि एक मुल्क जो सा है बगैर सबूत के चढ़ दौड़े? हमारी प्रेफरेंस पीस है, और आज आप पाकिस्तान की गलियों पे देखें तो आपको यहाँ पे पता नहीं पीस सेलिब्रेट करते लोग नजर आएंगे। खान साहब ने कहा भी कि डायलॉग होने चाहिए, और डायलॉग उन्होंने कहा मैंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी दरवाजा बंद नहीं किया। तो साहब ने कहा फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, और जिस अंदाज से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है उससे मुल्क का मुराल बुलंद हुआ है, हमारा मुराल बुलंद हुआ है। और खान साहब ने कहा का एतिहाद रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बना दिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख के दूसरे फील्ड मार्शल है। यकीनन ये डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि जिस तरह 10 मई को पाकिस्तान को गार्ड किया गया, पाकिस्तान को बचाया गया और दुश्मन की नाक जो उससे ज़मीन के ऊपर रगड़ा गया, मेरा ख्याल है उसके बाद ये डिजर्व करते थे। लेकिन क्या इस ओहदे के साथ कुछ जिम्मेदारियों का बोझ भी होगा जो इनके कंधों पर होगा? आने वाले दिनों में क्या ये इन जिम्मेदारियों को निभा सकेंगे या नहीं, एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इंडिया जो बैनुल क़ौमी सालसी है उससे पीछे हट रहा है, मुज़ाकरात से पीछे हट रहा है। तो क्या अब कश्मीर का मसला, पानी का मसला और ट्रेड का मसला हल हो सकेगा या नहीं, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट था और इसका हुक्म हाई कोर्ट की तरफ से आया था, लेकिन इमरान खान साहब ने टेस्ट करवाने से इंकार कर दिया। तो अब इसको क्या समझा जाए, यह भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वजीर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शर्मिला फारूकी साहबा हमारे साथ दूसरी मेहमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। और कंवल शोजफ साहबा हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। कंवल साहबा आपकी तरफ आना, ये फरमाइएगा जनरल आसिम मुनीर साहब की तरक्की, जाहिर है वो पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल हैं और दूसरे जनरल हैं जिन्हें 5 स्टार का ओहदा दिया गया है। तो आपका क्या रिस्पांस है इस पर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे खुश है या फिर आपको अफसोस हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, हमारा जहां पाकिस्तान की सालमियत आ जाती है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी आ जाती है और पाकिस्तान का मुश्तरका दुश्मन आ जाता है, पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का, जो हमारे मुल्क पे एक गलत अज़ाइम के साथ आधी रात को 9 जगहों पे मिसाइलों के साथ अटैक करे, और फिर हमारे जो बहादुर अफवाज हैं, अफवाज के जो सरबराहान हैं और जो उनको सबको लीड कर रहे हैं, आर्मी चीफ हैं, वो उसका बड़ा मुंह तोड़ जब जवाब देते हैं, तो फिर उस पर अफसोस किस बात का है? उस पर सबको खुश होना चाहिए और खुश हो रहे हैं हम। हमारा देखें, सियासत और सब कुछ बाद में है, सबसे पहले पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के लिए जब हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान डट के खड़े हुए हैं और जिस तरह उन्होंने अपने से 5 गुना बड़ी ताकत के दांत खट्टे किए हैं, और ना सिर्फ ये कि उसको इंटरनेशनल एक एम्बैरसमेंट का शिकार किया है और दुनिया में ये बताया है कि इनकी जितनी भी शोर शराबा था उसमें कोई क्या कहते हैं सच्चाई नहीं है, या उनकी जो वो ताकत के नशे में चूर होके जिस तरह इंडिया जो है वो इस पूरे खित्ते में अपने से छोटे ममालिक की बुली कर रहा था, वो कम अज कम जो है वो एक दफा तो उसको हिलाया है हमारी अफवाज पाकिस्तान ने और अवाम ने मिलके। तो मैं समझती हूँ कि वेल डिजर्व्ड है और ये रोल ही इनका सबसे बेस्ट है, और इस रोल में जब वो परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छी बात है। शेख साहब ये फरमाइएगा, आप सारे कैबिनेट में शामिल थे जब ये फैसला हुआ, तो क्या वहाँ पे रिस्पांस था और क्या ये पहले से डिसाइडेड था या अचानक आज फैसला किया गया? जी, हमारी ख्वाहिश भी थी, दिल भी था और ये तमन्ना थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि कैबिनेट को वहीं पेश किया गया डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से और इंडोर्स किया गया हुआ था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेश किया। तो हम सब मिनिस्टर्स ने यूनानिमसली उसको एग्री किया और थम्पिंग की और बहुत खुशी का इजहार किया कि देखिए बड़ी कंवल शोजफ के साथ मेरे बड़े अरसे बाद प्रोग्राम में हो रही है शिरकत। उन्होंने ठीक कहा, देखिए जहाँ पाकिस्तान है वो सब हम इकट्ठे हैं, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। और दूसरा देखिए ना, ये उनकी इकानमी जो है $4.2 ट्रिलियन है, हमसे 12 गुना।
तो 4 गुना नहीं 12 गुना उनकी इकानमी है। और उनका डिफेंस का बजट हमारा 2017 में 10 अरब डॉलर था और उनका 40 अरब डॉलर था, 4 गुना था। लेकिन आज उनका बजट बढ़ के 40 अरब से 83 बिलियन डॉलर हो गया और हमारा कम होके 8.5 बिलियन डॉलर हो गया। तो डिफेंस का बजट भी उनका 10 गुना है, इकानमी भी 12 गुना है और डिफेंस का। तो ये तो बहुत कुछ अल्लाह ताला का बहुत फजल हुआ है। और जिस हिम्मत से, डिटर्मिनेशन से हमारी अफवाज ने ये फेस किया है, वाकई बहुत बड़ा कारनामा है। और जंग बदर के बाद मैं समझता हूँ, मुझे नहीं अंदाज़ा कि इस किस्म की बड़ी ताकत से डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट करके जो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। और बड़ा अच्छा हुआ ये जो आज फैसला हुआ फील्ड मार्शल का। और फिर हमने एयर मार्शल उनके भी जो टेनोर ख़त्म हो गया था उनको भी हमने एक्सटेंशन की जाए। तो जो एक्सटेंशन कितने साल के लिए? 3 साल के लिए? नहीं, कोई साल तो वहाँ नहीं आज कैबिनेट में तय हुए, लेकिन वो आ जाएगा कि कितने टेनोर के लिए। लेकिन देखिए आज बहुत बड़े फैसले हुए और ये डिजर्व करते थे और मुबारकबाद के मुस्तहक हैं हमारी अफवाज तमाम जो ये बड़े हैरत अंगेज करना। और अभी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंडिया की हिम्मत नहीं होगी अब जो है ना। और ख़ास तौर पे आपने अभी बात की ना कि वो हट रहे हैं, उस पे आऊँगा मैं, उस पे आऊँगा। लेकिन अच्छा शर्मिला साहब आप फरमाइएगा, जनरल आसिम मुनीर साहब की तरक्की जो है उस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रिस्पॉन्स है? शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, इन सिंपल वर्ड्स आई थिंक ही हैज़ अर्नड इट। जिस तरीके से भारत के साथ पाकिस्तान की अफवाज ने अपनी दिफा करते हुए मुकाबला किया और दुनिया में ये बात मनवाई कि गो कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, उसके पास इतने वसाइल नहीं जितने इंडिया के पास हैं। इंडिया के अंदर एक हमने माजी में एक यकजहती भी देखी है। और जब पेट्रियाटिज्म की बात आती है तो जो पोलराइजेशन पाकिस्तान में हमें नज़र आती है ना कि डिवाइडेड है, पॉलिटिकल आइल्स भी डिवाइडेड है, वो इंडिया में हमें ऐसा सच नज़र नहीं आता। आपने देखा होगा कि पहलगाम वाक़े के बाद विद इन मिनट्स FIR कट गई पाकिस्तान पे। इंडियन मीडिया ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए पाकिस्तान पे और आज दिन तक कोई शवाहिद इंडिया नहीं दिखा सका दुनिया को, लेकिन पाकिस्तान को स्केपगोट बना दिया। फिर भी पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और जब इंडिया ने हमला किया तो उसके जवाब में, और मुझे याद है कि जब आपको याद होगा कि जवाब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अपने वक्त पे अपने तरीके से जवाब देगा तो फिर दुनिया देखेगी। और यही हुआ कि दुनिया ने देखा। हमारी एयर डिफेंस जिसने राफेल गिराए, मतलब द बेस्ट फाइटर जेट्स इन द वर्ल्ड, और हमारे एयर डिफेंस के लोग, हमारे पायलट्स, जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई करी, जिस तरीके से पूरा स्ट्रेटेजाइज करके इंडिया को जवाबी कार्रवाई जो पाकिस्तान ने की, आई थिंक आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी टुडे। और मैं समझती हूँ कि पहले भी मैं ये कहती थी बात कि पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट रोबस्ट आर्म्ड फोर्सेस इन द वर्ल्ड, दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में से है। लेकिन उसका अमली मुजाहरा करके हमने देखा उन 3 दिनों के अंदर कि जिस तरीके से, और इंडिया को ये बात माननी पड़ी कि पाकिस्तान बेहतर है, पाकिस्तान की कार्रवाई बेहतर थी और उनको सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पाकिस्तान का वकार कहाँ से कहाँ चला गया। और आज जो देखिए आप, जो इंडिया माजी में जो अपना नैरेटिव वेस्ट को बेचता था और वो दे यूज्ड टू सेल इट, इस दफा कोई नहीं वो उनका नैरेटिव ले रहा, इस वक्त तो बिक नहीं सका। और आप देखिए कि इंडिया को क्या जरूरत पड़ी है कि वो सफारतखाने में अब वो शशि थरूर को भेज रहे हैं जी, क्या मतलब वैसे फटा पड़ा हुआ आप सुने इनक्रेडिबल इंडिया, ये कहते थे ना इनक्रेडिबल इंडिया, तो इनक्रेडिबल इंडिया के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता था, कोई बात नहीं कर सकता था। और फिर हम ये देखते थे एलाइज, एक अलाइनमेंट थी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, लेकिन आपने देखा ट्रंप ने कहा कि जी बोथ आर ग्रेट नेशंस। फिर उन्होंने कहा जी कश्मीर का मामला, वो कश्मीर का मामला जो इंडिया दबा चुका था और ये दुनिया में ये बात आ गई थी कि अब जी कश्मीर सेटल ना हो, लेकिन वो कश्मीर का मामला एक बार फिर
ग्लोबल स्टेज के ऊपर। वो वैसे इंडिया इससे पीछे हट रहा है, लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि कंवल शोजर साहबा एक डिफरेंट खातून है, मैं हमेशा इनका एहतराम करता हूँ, ये कभी भी इन्होंने लाइन क्रॉस नहीं की। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स हैं, इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनकी पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनरल आसिम मुनीर के साथ जिन्होंने बाकायदा अड्डा लगाया हुआ था। और आप पहले दिन से देख लें, जिस तरह इनके खिलाफ एक लॉन्ग मार्च किया गया, फिर कोशिश की गई कि इनकी तैनाती ना हो सके, फिर जब ये DGISI थे डिस्ग्रेस करके उनको रिमूव किया गया, तो वो सारी एक हिस्ट्री है। और मीडिया कंपेन चलाई गई, या खान 2 कहा गया इनको। वो तो आज मेरा ख्याल है उन सबको शर्मिंदा हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए आप अपने अल्टीमेट डिफेंस, आप अपनी पाक अफवाज की तजलील नहीं कर सकते। ये दीज आर अल्टीमेट डिफेंस। जनरल आसिम मुनीर साहब इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स दैट वी हैव। आपके पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अफवाज के ऊपर चढ़ दौड़ें, आप हमले करें इंस्टॉलेशंस के ऊपर, और आप वो हरकतें करें कि मुल्क की साख मुतासिर हो। मैं कभी भी इस बात को ना एंडोर्स करूंगी, ना इस बात को, मतलब आई थिंक आज उन सब लोगों को लिटरली माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैंने ब्रेक लेनी है। कंवर साहबा, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आपकी पार्टी की तरफ से जनरल आसिम मुनीर को याह्या खान 2 कहा जाता था, और याह्या खान वो थे जिनकी वजह से पाकिस्तान टूट गया था, और आज भी पाक फौज पूरी कौम शर्मिंदा है उनके रवैये पे या उनकी कारकर्दगी पे। तो अब मेरा ख्याल है आपका पूरा नैरेटिव ही पार्टी का बदल जाना चाहिए, क्योंकि एक दूसरा शख्स है जिसने पाकिस्तान को बचाया, पाकिस्तान को सेफ किया, और ये पहले जनरल हैं जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से फील्ड मार्शल करार दिया गया। क्योंकि अयूब खान साहब से उन्होंने खुद ही फैसला कर लिया था कि मैं फील्ड मार्शल हूं, उन्हें किसी ने यह खिताब दिया नहीं था, तो इनको पूरी कौम की तरफ से दिया गया। तो आज पार्टी क्या सोचती है इस चीज पे, ये आपके पास सवाल है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कंवर साहब, आपको याद होगा कि पार्टी ने बहुत रजिस्ट किया था कि जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ ना बन सकें, लॉन्ग मार्च होते रहे, 9 मई के वाकयात हैं, फिर उसके बाद कंपेन की गई बाकायदा बाहर, यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर बड़ी बड़ी होर्डिंग के ऊपर इनको मुख्तलिफ खिताब दिए गए, फिर साथ इनको याह्या खान 2 का भी खिताब दिया जाता रहा, कंपेन की जाती रही। तो आज पार्टी का व्यू क्या है फिर उस पर? देखिए, आपने काफ़ी सारी बातों को जो है वो पेश किया है। मैं थोड़े से फैक्ट्स करेक्ट कर दूं। पहली बात तो ये कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट थे, और नाम उनकी तरफ से इस पे अपोज नहीं हुआ। तो ये बात कहना कि इनको अपोज किया गया, नहीं, अपोज नहीं किया गया। पूरी लिस्ट में से सबसे पहला नाम जो उन्होंने प्रपोज किया था उस पर यूनानिमसली इनको एंडोर्स किया गया था। और जो डिफरेंसेस हैं वो और वजूहात हैं, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि जब टेयर गैसिंग हो रही हो, जब जो हमारे पहले सीएम थे और अब वो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उनकी तरफ से एक एग्रेशन हुआ ज़मान पाक पे, जो कुछ भी हुआ, लेकिन चीज़ें अब बहुत ज़्यादा आगे निकल गई हैं। मेरे ख्याल में जो अभी 4-5 दिन था, जिस वक्त एक मुश्किल हालात थे और हमें गवर्नमेंट कहीं नज़र नहीं आ रही थी, हमें वो स्टेट्समैन वाली क्वालिटीज़ नज़र नहीं आ रही थी, इसी प्रेजेंट गवर्नमेंट जिसने आज ये इकदाम किया है, और इनकी तरफ से बयानात भी नहीं आ रहे थे, इवन मोदी को भी कंडेम नहीं किया जा रहा था। तो उस वक्त वही सोशल मीडिया, उसने अपनी जिम्मेदारी उठाई बतौर पाकिस्तानी के, और उन्होंने आगे बढ़कर पाकिस्तानी होने का पहले सबूत दिया, मुहिब वतन होने का पहले सबूत दिया, और उस खलीज को साइड पर रख के उसको पार किया, और सारे मिलके डट के खड़े हुए। देखिए, मैं एक फौजी की बेटी हूँ, मुझे पता है कि हायरार्की किस तरह होती है और एक चेन ऑफ कमांड कैसे होती है। और जंग के टाइम पे जब वॉर रूम सेटल होता है तो कौन बैठ के पीछे स्ट्रैटेजी बनाता है, और उसके गो अहेड कहने पे या उसके यस कहने पे तमाम अफवाज जो हैं, चाहे वो बहरिया है, चाहे वो फजाइया है, या चाहे वो हमारी बड़ी फौज है, वो सारे मिलके फिर एक स्ट्रैटेजी के तहत लड़ते हैं। तो हमारी अगर एयरफोर्स ने जो बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी की है, उसके पीछे भी जाहिर है कि हाथ तो एक ही सरबराह का होता है। और मेरे ख्याल में अब इस वक्त बहुत दोनों साइडों से जो भी मामलात हुए वन साइडेड नहीं थे। तो मैं ये कहूँगी कि इस वक्त हीलिंग टच की ज़रूरत है। अब 6 मई हो गया, तो उसके बाद अब 9 मई को थोड़ा सा छोड़ दीजिए और आगे बढ़ें, क्योंकि जितने आप जख्म कुरेदेंगे दोनों साइड्स के, और उसके ऊपर जितनी मिर्चें डालेंगे, उतना मुल्क को नुकसान होता है। और मामलात बहुत सारे जो हैं वो, लेकिन देखिए, तो दोनों मसला ये है कि आपकी पार्टी के
आज भी 90% लीडर ऐसे हैं जिन्होंने जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश नहीं की। वो कहते हैं जी पाक फौज ने कमाल कर दिया, बहुत जबरदस्त। लेकिन जब जनरल आसिम मुनीर की बात की जाती है वो कहते हैं जी पाक फौज को कह दिया ना, काफी है। देखिए जी, पाक फौज का मतलब यही है ना कि एक बंदा जो है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, वही पाक फौज को, और खास तौर पे वॉर के टाइम पे वही लेके चलता है, और चेन ऑफ कमांड इंटैक्ट होती है फौज में, और ये बात सारे रियलाइज करते हैं। और जहां तक आपने एक शख्सियत की बात की, तो माजी में ये जो हमारे दो नुमाइंदे बैठे, मैं इनका एहतराम करती हूँ। पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने चाहिए, जातियात पे मैं नहीं आ रही, लेकिन देखिए जनरल बाजवा पे कितनी तनकीद करती रही, मरियम नवाज साहिबा भी करती रही, उनकी पूरी पार्टी करती रही, नवाज शरीफ साहब उन पे डायरेक्ट अटैक करते रहे, लेकिन बाद में जब मामलात उनके आगे चले तो वो बातें ही सारी खत्म हो गई, और फिर उसी दौर में आप देखेंगे उनकी वापसी भी हुई है। सो अगर मामलात ठंडे हो सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट उसको देना चाहिए, क्योंकि बहरहाल 3 सालों में आप देख लीजिए कि मामलात अगर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में या इदारों के बीच में या अवाम के बीच में खराब होते हैं तो उसका नुकसान मुल्क की इकानमी को हो रहा है, उसका नुकसान आपके कारोबार को हो रहा है, उसका नुकसान आम इंसान की जिंदगी पे हो रहा है। आज 46% अवाम जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई है, 2 वक्त की रोटी वो नहीं अफोर्ड कर सकती। आज आपका किसान रुला पड़ा है, 1800-1900 रुपए गंदम मिल रही है, जबकि 1 किलो मटन जो है वो 2400 रुपए है। यानी आप सोचे कि 40 किलो गंदम उगाने वाला किसान की मेहनत 6 महीने की और 1 किलो गोश्त भी बराबर नहीं है। इतना जुल्म हो रहा है इस मुल्क में। अभी आप देखिए गैस और बिजली की कीमतें कहाँ हैं, IMF की सख्त तरीन शराइत पे जो है वो कर्जे मिल रहे हैं। सो ये एक हीलिंग टच है, इस वक्त एक अच्छा मोमेंट है। आई थिंक इसको एक नेशनल यूनिटी में कन्वर्ट करके अगर आगे बढ़ने की कोशिश की जाए, और 6 मई को जेन में रखते हुए 9 मई के जो भी मामला थे दोनों साइड से, उसको थोड़ा सा पीछे किया जाए तो ये सियासत के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। बहुत अच्छा, जैसा वैसे अच्छी बात है। देखें अब पार्टी तस्लीम कर रही है, मेरा है गवर्नमेंट को दिल बड़ा करके ना मामलात को सेटल करना चाहिए, कूल डाउन करना चाहिए। देखिए बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, हम तो पहले दिन से इनसे कहते हैं। देखिए इस वक्त तो हमारा मुल्क एट स्टेक है, हमने सब ने मिल के इकट्ठा होके मुकाबला करना है। बहुत बड़ा दुश्मन हमारे सामने, अभी भी उसकी जो है ना उसकी नीयतें साफ नहीं है, और हमने मिल के ही मुकाबला करना है। और ये मौका नहीं है हम कोई भी पिछली बातों को, अब जब वो खुद एग्री कर रहे हैं सारे, इस वक्त तो असम्बली में भी PTI के भी मेंबरान ने तकारीर की और सपोर्ट का ऐलान किया, तो ये तो हमें एक्सेप्ट करना, और बिल हुकूमत आगे बढ़ करने चाहिए। अगर मोदी के साथ हो सकते तो इमरान खान के साथ क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल होने चाहिए। मैं पहले दिन से आपके प्रोग्रामों में यही कहता हूँ, लेकिन बातचीत कि हमने तो हर वक्त हाथ बढ़ाया है, ये इनको अभी भी हम वेलकम करते हैं। क्यों नहीं, हमारे मुल्क की पार्टी है, इख्तलाफ जो है वो ठीक है, जो सियासी इख्तलाफ है आपस में सियासतदानों को हल करना है। इनका स्टैंड रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करें, उनका काम नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट का रोल ये नहीं है। ये खुद सियासी पार्टी है और जमहूरियत में बिलीव करने वाले हैं। तो जब ये कहते हैं कि नहीं हम तो उनसे बात करेंगे, तो ये कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं? आए बिल्कुल बैठे हैं हमारे साथ, हमारी भी गलतियां हो सकती हैं, मुल्क हम सब का है और मुल्क को आगे बढ़ाना है। मुल्क में वाकई 40% लोग जो हमारे बिलो पॉवर्टी है, और लेकिन ये जावेद चौधरी साहब जो वार हुई ना, उसने 2 चीजें बड़ी डिक्लेयर कर दी। हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब की स्टेटसमेंट जो है ना, उन्होंने भी कमाल कर दी है, जो जिस तरह उन्होंने हैंडल किया है। ठीक है, उनका राइट है, PTI जो भी कहे। मैं आपको अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने बहुत कम देखा है ऐसे पॉलिटिशियंस को इतने ठंडे तरीके से। देखिए एक भी एग्रेशन हमारे यहाँ से नहीं हुआ, सारी इंडिया के यहाँ से ही जो कुछ भी होता रहा। उनका मीडिया आप देख लें, उनका आप देख लें, लीडरों के बयानात देख लें और हमारे बयानात देख लें। कभी भी शहबाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा हम डिफेंस का हक रखते हैं, और अगर हमारे ऊपर कोई हमला होगा तो हम उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो उसके अलावा जना आसिम मुनीर जो कि अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, तो उन्होंने भी जिस तरह जंग को किया है, मैनेज किया है, हैंडल किया है, और सारी अफवाज को इकट्ठा होकर लेकर चले हैं सबकी, तो वो एक दो बड़े लीडरशिप हमारे सामने खुल के आगे वादे होके। अब इसमें कोई इख्तलाफ नहीं रहा और ना करना चाहिए, मुल्क तो सबका ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए ना सर। अच्छा शर्मिला साहब देखिए, एक तो उनके विक्रम मिस्री साहब हैं और वो हैं उनके सेक्रेटरी वजीर खारजा।
सेक्रेटरी खारजा। अच्छा, उन्होंने एक ज़ाहिर कल उनकी एक पार्लियामानी कमेटी थी, उसके सामने वो पेश हुए और वहां पे कुछ चीज़ों का इजहार किया। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान और इंडिया का बायलैटरल था, ये सीज फायर, इसके अंदर अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था। तो अमेरिका को जब निकालने तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ना वो पानी पे मुज़ाकरात करेंगे, ना वो मकबूजा कश्मीर पे करें। तो इशू अगर वहीं का वहीं है तो जंग का क्या फायदा हुआ फिर? देखिए, ये तो बात बिल्कुल तय है ना कि सीज फायर के लिए इंडिया ने दरख्वास्त की थी, ठीक है, और हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट ने और ट्रंप ने तो बाकायदा ये बात कही है ना कि वो ढकी छुपी बात तो नहीं है कि किस तरीके से अमेरिका जो है उसने दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर कराया। अभी आप उसको झुटला तो नहीं सकते ना। अब इंडिया के लोग और मोदी सरकार जिस हर धर्मी के साथ झूठ बोलती है वो तो आपने देख ही लिया है कि झूठ बोल के आपने कहा कि जी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कराई और उसको बहाना बना के हमला भी कर दिया पाकिस्तान पे। मतलब दुनिया भर के तमाम इंटरनेशनल कन्वेंशंस और तमाम जो इंटरनेशनल चीजें वो तोड़ दी। फिर आप सिंतास माहदे को कहते हैं कि जी हम उसको सस्पेंड कर देंगे, जबकि कोई ऐसा क्लॉज ही नहीं है कि आप उसको यूनिलैटरली सस्पेंड कर सकें। अब जाहिर बात है वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहते पानी के ऊपर, वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहते कश्मीर के ऊपर, लेकिन अब उनको बात करनी पड़ेगी बिकॉज दुनिया अब समझती है कि इंडिया ने जो झूठ बोल के पाकिस्तान एक पूरे मुल्क, एक सॉवरन मुल्क पर हमला कर दिया आपने। जाफर एक्सप्रेस के शवायद हमारे सामने हैं जिसमें इंडिया जो है बराए रास्त BLA को स्पॉन्सर करती है, फंड करती है। तो ये हमारे पास शवायद है, तो हम इसको लेके इंडिया पे हमला कर देते। हमने किया नहीं किया ना। वी आर बोथ न्यूक्लियर स्टेट्स और ये इस हद तक पहुंच गया था इंडिया कि खुदा न खासा न्यूक्लियर, ये बातें हो रही है ना कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी, क्योंकि जिस लेवल पे हम पहुंच गए थे उसके बाद फिर यही रह गया था। इंडिया को बात करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी और ट्रंप आएगा फिर। इसमें मैं आपको बताऊं, इंडिया हट नहीं सकता। वजह क्या है कि मैं समझता हूं, मुझे पता है कि इंडिया के लिए बिजनेस और इन्वेस्टमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। जो ट्रंप ने पहली बार ये हथियार इस्तेमाल किए, मैंने कभी ऐसा हथियार नहीं, लड़ाइयों में दूसरी बातें होती हैं। तो ट्रंप ने कहा है मैं ट्रेड नहीं करूंगा आपसे, और ट्रंप ने कहा कि इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा अपने फोन की फैक्ट्रियां बंद, एप्पल वालों को $22 बिलियन जी। तो वो इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर, इंडिया अब आएगा कश्मीर पे बात करने के, अगर ट्रंप ने जो बात, क्योंकि अब उनकी इज्जत का सवाल है ना। वो बीच में पड़े, उन्होंने सीज फायर कराई, अब वो उनको मानने को तैयार नहीं है। अब ये नहीं बात चलेगी, हो गया एक वक्त, हो गया, दुनिया उनके सपोर्ट कर रही थी। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू को इंडिया के बिल्कुल दुनिया नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि सब मानना पड़ेगा, हर चीज मानना पड़ेगा, कश्मीर पे डिस्कशन करनी पड़ेगी। जी जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा, मुझे थोड़ी सी ब्रेक लेने दे, मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूं। छोटी सी ब्रेक हो दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कंवल साहब, ये फरमाइए कि एक तो जाहिर है इंडिया और पाकिस्तान के इश्यूज जो हैं इतनी जल्दी हल नहीं होंगे, और अगर हल नहीं होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है। दूसरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने आज एक टेस्ट देना था, करवा लेते, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? अच्छा, मैं इंडिया के हवाले से बताना चाह रही हूँ कि जिस तरह की उसको रीजन में एम्बैरसमेंट हुई है और इंटरनेशनली जो उसको एम्बैरसमेंट हुई है, इसको हमें बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक इतनी बड़ी पावर जिसने अपनी बड़ी शूंशा बनाई हुई थी, और आप सोचें कि जिस तरह शर्मिला कह रही थी, इनकी यूएस में बहुत हाई लेवल की लॉबी है। अगर आप इनके टॉप उधर की जितनी डॉक्टर्स को देख लें या और पोजीशंस को देख लें, तो इंडियंस वहां पर बहुत ज्यादा उनके साथ डीपली उनकी डीप रूटेड है, और उनकी वहां पर डायस्पोरा बहुत ज्यादा है, नंबर्स में भी ज्यादा है, तो उनकी लॉबी भी बहुत ज्यादा थी। और ये सारे मामला जो अभी हुए हैं, जो ये 4 दिन की वॉर के बाद एकदम से उनके 5 रफाल तैयारे गिरे हैं, और उसके बाद वो बिल्कुल चारों शाने चित होकर एक बड़ी फोर्स को मदद मांगनी पड़ी सीज फायर के लिए। ये कोई छोटा मामला नहीं। और इसी मामले के हवाले से जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने मैसेज दिया है कि आपको बिल्कुल वही एक्सपेक्ट करना चाहिए, जो एक जख्मी सांप जिस तरीके से वापस आता है, या वो अगर आके वापस अटैक करता है, तो ये वाले जो खतरात हैं ये हमारे मुल्क के लिए मौजूद है। और इसी वजह से इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप बाकी तमाम मामलात को छोड़ के अवाम के साथ और जो एक कोहेजन है उसकी बात होनी चाहिए। सो मैं भी उसी को इंडोर्स करूंगी, क्योंकि देखिए सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद कुछ और है। हम सबसे पहले पाकिस्तानी है, और सियासत भी हम इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं,
और हमारी कोशिश है कि हम इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सकें, अपनी आवाम के लिए बेहतर कर सकें, पॉलिसी बना सकें या सियासी जो फोरम्स है उसका एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो अगर पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इसकी बका है तो ही हम सारों की बका है। तो ये मेरा एक मौकफ है और यही पार्टी का भी मौकफ है। दूसरा आपने कहा कि टेस्ट, देखिए ये तजलील अब बस हो जानी चाहिए। 6x8 के सेल में रखा गया है और दुनिया जहान के जो मसाइल हैं वो उनके साथ किए गए और उन्होंने कभी इस चीज़ का गिला नहीं किया। लेकिन एक जो राइट होता है एक साबिक वजीर आजम का या एक पार्टी के जो चेयरमैन है, जो उनका एक प्रोटोकॉल बनता है, वो तो कभी मिलता नहीं है। लेकिन अब इस तरह तजलील करना, ये तो मेरा ख्याल है कि अगर मामलात को आगे बढ़ाना है तो इसके साथ मामलात नहीं होने चाहिए। एक नेशनल लीडर की रिस्पेक्ट जो है वो छोटा सा इशू है कि इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट करना है, टेस्ट करके क्या निकालना है गवर्नमेंट ने जी? छोड़ें चौधरी साहब, मैं इमरान खान के बारे में बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो एक इंडिविजुअल, एक जमात से बहुत बढ़कर हैं। उस वक्त भी जब ये बात हो रही थी, उस वक्त इंडिया ने हमला नहीं किया था, लेकिन हम पार्लियामेंट में थे और हम बात कर रहे थे जब इंडिया हम पे इल्ज़ाम लगा रहा था। उस वक्त भी उमर अयूब ने बहुत ही बिलो द बेल्ट, बहुत ही गैर जानिब, मतलब आई मीन किस तरह मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं? नहीं, गैर संजीदा नहीं थी वो, लिटरली एक मैं तो उससे कहूंगी कि उनको ट्राई करना चाहिए फॉर ट्रीजन, जो उन्होंने तकरीर की थी। नहीं, ये तो ज्यादती है। ऑपोजिशन लीडर कैसे हो सकता है? ऑपोजिशन लीडर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पाक अफवाज को जलील करें और आप बताएं खड़े होके कि जी हमारी क्या क्या कमजोरियां और यहाँ आके हमला करो। लिटरली ये था। अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करें और दुश्मन की जबान बोल रहे हैं, तो फिर आपके साथ क्या किया जाए? तालियां बजाई जाए। और वो इंसिस्ट करते रहे कि जी ये मेरी स्पीच लाइव जाए। ये इंतहाई गलत बात है। उस वक्त भी बात हुई कि जी इमरान खान को निकालें, रहा करें, जी वो जाएंगे। अभी भी बात हो रही थी जी इमरान खान को निकालें, वो जाएंगे सिफारतकारी करेंगे दुनिया में। इमरान खान इज नॉट इम्पोर्टेंट, नो वन इज इम्पोर्टेंट। जब मुल्क की सालमियत की बात आती है, मुल्क की बका की बात आती है, तो कोई इंडिविजुअल इज नॉट इम्पोर्टेंट। सही बात। शेख साहब वैसे क्यों जोर दे रहे हैं जी इमरान खान साहब के पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाने हैं, ट्रायल भी करना है? छोड़े, आप खत्म करें सर। ये जिस तरह बात शर्मिला ने की ना, अब वो इतने रेलिवेंट नहीं रहे। अब तो हालात बड़े डिफरेंट हो गए हैं ना। ये इस वक्त तो हम एक वार में हैं और बड़े ऐसे हालात हैं जो कि नॉर्मल नहीं हैं। मैं आपसे वो जो जिक्र कर रहा था ना, मैं यकीन से कहता हूँ कि अभी इंडिया की हिम्मत नहीं होगी हमला करने की। वजह क्या है कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट और बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैटेगोरिकली ट्रंप ने कहा, सदर ट्रंप ने कहा है कि हम नहीं, तो ये डिक्टेटिंग टर्म्स है। आज तक तो नहीं माना ना, हमारी बात नहीं माना, नहीं तो अदरवाइज तो इस खित्ते में न्यूक्लियर वार का अंदेशा है, अरबों लोग रहते हैं। अगर मसला कश्मीर रहता है तो अमन नहीं हो सकता किसी में, ये बात है। कश्मीर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, के ऊपर जो है ना वो, और इसको सॉल्व अमेरिका ही कर सकता है, ये भी है। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। उखवा साहब, यहाँ पे मैंने ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद बिलाल बिन साकिब साहब हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान ने एक क्रिप्टो काउंसिल बनाई है और ये उसके CEO हैं, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। उनसे पूछेंगे कि इस अपॉर्चुनिटी से पाकिस्तान को क्या क्या फायदा हो सकता है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं बिलाल साकिब साहब, 100 CEO हैं क्रिप्टो काउंसिल के, और क्रिप्टो डिप्लोमेसी पाकिस्तान ने इसको विन कर लिया है और पाकिस्तान बहुत आगे चला गया माशाल्लाह। बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल है क्या, और ये क्रिप्टो डिप्लोमेसी क्या है जिसका पाकिस्तान को बहुत फायदा उठाया पाकिस्तान ने? जी, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, आप अस्सलाम वालेकुम, ये समझें कि पाकिस्तान की यूथ के लिए बनी है, क्योंकि अगर हम इस यूथ को टूल्स नहीं देंगे, टूल्स फॉर टुमारो, तो हम उनको लिमिट कर देंगे। तो ये एसेंशियली हम पाकिस्तान दुनिया की 3rd बिगेस्ट क्रिप्टो मार्केट है, जिसके लिए ये बॉडी बनाई गई है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, कि वो ये बॉडी, इसकी रेगुलेशन, इसकी अडॉप्शन और इसकी एक्सेलरेशन, कि पाकिस्तान में हम ठीक तरीके से ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का यूज किस तरह कर सकते हैं जिससे मुल्क को भी फायदा होगा और मुल्क की यूथ को भी फायदा होगा।
अच्छा, ये फरमाएं, ये जो एक तासुर है कि क्रिप्टो डिप्लोमेसी की वजह से पाकिस्तान ने बड़ा फायदा उठाया, क्योंकि ट्रंप की एक ऐसी कंपनी जिसमें ट्रंप का 60% शेयर है, उसके साथ पाकिस्तान ने डील कर ली, उनके साथ एक कोलैबोरेशन कर ली और उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ। जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान में ये डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रोजेक्ट है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, वो पाकिस्तान आए, वो बड़ा इंटरेस्टेड है पाकिस्तानी मार्केट में काम करने के लिए, पाकिस्तान के स्टेबल कॉइन में, पाकिस्तान के जो ये हमारे इलिक्विड एसेट्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट को पैसे चाहिए उसमें लिक्विडिटी रेज करने के लिए, तो टोकनाइजेशन पे वो बात करना चाहते हैं। वो यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। और जावेद साहब, आप ये समझें कि क्रिप्टो जो है ना, इसकी बड़ी बैड पीआर रही है, जिस तरह पाकिस्तान की बैड पीआर रही है, बट हमें ये समझना है कि दुनिया का फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो रीसेट हो रहा है। डीसी से लेके दुबई तक क्रिप्टो की बात हो रही है और हम हेजिटेट नहीं कर सकते, हम फॉलो नहीं कर सकते, हमें लीड करना इस दफा। और ये फरमाएं सर, ये जो ट्रंप की कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, इसका कितना किरदार था ये पहलगाम के वाकये के बाद पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन को खत्म करने में? जी, ये तो अगर आप इंडिया मीडिया देखें तो वो आपको पता चलेगा कि वो किस हद तक इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट हम चीजों को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। हम पाकिस्तान की यूथ के लिए जो बहुत टैलेंटेड है, हम पाकिस्तान का यूथ का पोटेंशियल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और हम पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज और पाकिस्तान की ये जो मसल मैस है, अगेन यूथ है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे दुनिया की अटेंशन आए और यहां से मल्टी बिलियन डॉलर प्रोडक्ट्स बिल्ड हो। लेकिन ये फरमाएं कि इंडिया के अंदर क्यों इतना शोर है और क्यों वो इस पे ज्यादा डिस्टर्ब है कि पाकिस्तान ने ये क्या कर दिया, क्यों क्रिप्टो काउंसिल बना रहा है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान के साथ शेयर होल्डिंग कर रहा है, तो इंडिया क्यों इतना परेशान है इस पे? क्योंकि देखिए, आपको पता है कि इंडिया अपने आप को लीडर समझता है टेक का, और जितने इंडियन सीईओज हैं, हम शाये नहीं है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो यहाँ पे आई थिंक पाकिस्तान ने पहली दफा एक लीड ली है। एक टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ग्लोबल लैंडस्केप पे अपना पाकिस्तान आ गया है और इंडिया पीछे रह गया है, स्पेशली ये क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को लेके, जिसका उनको अब एहसास हो रहा है कि कहीं पाकिस्तान इस चीज में उनसे रेस ना जीत जाए। तो अब सवाल यह है कि हमारी इकोनॉमी को कितना फायदा होगा इन डॉलर टर्म्स? जी देखिए, यूएई ने क्रिप्टो को रेगुलेट किया, बिलियंस ऑफ डॉलर इनफ्लो आए, हजारों कंपनीज ने आके वहां पे लाइसेंसिंग लिए। तो आप इस वक्त देखिए, दुनिया की थर्ड फोर्थ बिगेस्ट मार्केट है, 30 से 40 मिलियन क्रिप्टो यूजर है, वो इधर ट्रेड करता है और वो सारा अभी अनरेगुलेटेड है, वो किसी टैक्स ब्रैकेट में नहीं है, और वो ये सारी एक समझे ब्लैक मार्केट चल रही है P2P की, जिसके थ्रू आ रहा है। तो वो आ जाएगा, आपका जो यूथ है वो अपस्किल हो जाएगा, ब्लॉकचेन डेवलपर्स की बहुत ज्यादा सैलरीज है, हमारे स्टेबल कॉइन्स हम लॉन्च कर सकते हैं, 36 बिलियन हम जो है रेमिटेंसेस आता है, तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ब्लॉकचेन का पाकिस्तान में और क्रिप्टो का। और ये फरमाइएगा, नौजवानों को कितना फायदा होगा और आज के जो नौजवान हैं वो किस तरह मजीद फायदा उठा सकते हैं इस काउंसिल से? देखिए जी, ये काउंसिल एसेंशियली बनी ही इन नौजवानों के लिए, ये फ्यूचर है पाकिस्तान का और हमने इन पे फोकस करना है, क्योंकि अगर इनको हमने डायरेक्शन दे दी तो हमारे मुल्क की इकोनॉमी वैसे ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये इनको बहुत खूबी पता है कि अपना रास्ता किस तरह निकालना है। और इनको अगर हम इन टूल्स के साथ इक्विप कर देंगे, इनको टूल्स दे देंगे ब्लॉकचेन के, एआई के, एक पूरा इनेबलिंग एनवायरनमेंट, राइट पॉलिसीज ले आएंगे, तो ये इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। और ये काउंसिल फंक्शनल कब होगी और इसके बेनिफिट्स कब आने शुरू? फंक्शनल है। इस काउंसिल के चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर है, मैं इसका सीईओ हूँ। इस काउंसिल के मेंबर में गवर्नर स्टेट बैंक आता है, चेयरमैन एसईसीपी आता है, सेक्रेटरी लॉ आते हैं, सेक्रेटरी आईटी आती हैं, और हमारे पास सीजी जो दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट गाइज है, वो आके वो हमारे एडवाइजर हैं। हम एक SATF कंप्लाइंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, जो कि हम बाकी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, मोरक्को से मलेशिया के बीच की जितनी बेल्ट है, उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपना पासपोर्टेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से। और ये फरमाइएगा सर, ये ब्रेन चाइल्ड किसका है, प्राइम मिनिस्टर साहब का है या आर्मी चीफ का? ये हमारे मुल्क की लीडरशिप का है और प्राइम मिनिस्टर की नोटिफिकेशन पे ये काउंसिल बनी गई है। और इसको आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए?
जी ऑफ कोर्स, देखिए अगर यूएसए क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनना चाह रहा है, हम फेसबुक यूज करते हैं, हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज भी तो हम अक्सर अमेरिका को देखते हैं ना कि जी वहां पे क्या हो रहा है। तो अगर वो कहते हैं कि जी हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, वो टोकनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो स्टेबल कॉइन्स की बात कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे? इस दफा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, फ्रीलांसर मार्केट है, जिसको अगर हमने ठीक डायरेक्शन दे दी तो हम लीड कर रहे होंगे। हमें किसी की टेबल पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें एसएच एड की जरूरत नहीं है, हमें कोड चाहिए। इस मुल्क को अब कोड चाहिए आगे जाने के लिए, और वो कोड यूथ प्रोवाइड करेगी। और ये फरमाइएगा सर, ये जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, इसको हमने कैसे कायल किया और कैसे ब्रेक थ्रू हुआ कि वो पाकिस्तान आए और आके उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया? जी ये भी आप समझें, जिस तरह पाकिस्तान एक मोजा है, ये भी एक मोजा है कि आप समझें कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, उन्होंने देखी कि यहाँ पे कितना बड़ा क्रिप्टो की मार्केट है, यहाँ की यूथ टेक सेवी है, ये एक यूथ डोमिनेटेड कंट्री है, यहाँ पे इतनी ज्यादा अडॉप्शन है बगैर किसी रेगुलेशन की। तो अगर रेगुलेशन ले आएंगे तो ये तो वैसे ही यहाँ से 5x 10x हो जाएगी। और ये फरमाइएगा, डोनाल्ड ट्रंप क्या पर्सनली इसके अंदर इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान के अंदर और क्रिप्टो काउंसिल के अंदर? देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप जो पिछली यूएस की रिजीम थी वो एंटी क्रिप्टो थी, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वो बड़े प्रो क्रिप्टो हैं, वो बड़े प्रो बिटकॉइन है, वो बड़े प्रो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं। आप देख लें कि जब अब वो सऊदी अरब गए हैं, उनकी सारी ए टीम जो थी वो सारे टेक के लोग थे। इलॉन मस्क था, चैट जीपीटी का फाउंडर थे, एनवीडिया के फाउंडर थे। वो सिर्फ बात टेक्नोलॉजी की करना चाहते हैं, तो वो एक बड़े फॉरवर्ड थिंकिंग लीडर है। और आई थिंक कि यहाँ की भी लीडरशिप उसको मिरर करना चाह रही है, और हम पाकिस्तान को पीछे नहीं छोड़ना चाहते। ये समझें कि वही जमाना आ गया कि जब 90s की दहाई में इंटरनेट आया था। अब हमारे पास फिर वो मौका है कि हम इस दफा पीछे ना रहें और हम डिक्टेट करवाएं। बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा आपने शो देखा। अल्लाह ताला आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।